नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य मैंने देखा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही का ये हाल है कि अब जिला अधिकारी जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष के हिसाब से या अध्यक्ष बनकर ही काम करते हैं, क्योंकि 10 जगह उपचुनाव है और ये उपचुनाव भाजपा के लिए कितने महत्व है या योगी आदित्यनाथ के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर अखिलेश जी ने ये क्यों कहा? सीधा अधिकारशाही अधिकारों पे क्यों या अफसरशाही पे क्यों एकदम हमला बोल दिया? जब मैंने एक्स-रे से देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा अ, रायता फैलता हुआ दिखाई देता है और ये कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के भरोसे राज्य चला रहे थे और चला रहे हैं, ये आरोप तो हमेशा उन पे लगते हैं। उन्हीं के पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमको तो अधिकारियों के चरण छूने पड़ते हैं, तब जाके काम होता है। जब अधिकारियों के भरोसे ही वो सरकार चला रहे हैं, तो भाजपा भी क्या अधिकारियों के भरोसे ही चल रही है? ये प्रश्न उठता है जब अखिलेश के वक्तव्य को हम एक सिरे से देखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अम्बेडकर नगर की जो डीएम हैं, जिलाधिकारी, वो प्रधानों को, कोटेदारों को ढूँढकर, डरा-धमकाकर लगातार भाजपा के साथ देने के लिए दबाव बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें ये सवाल पूछना चाहते हैं अधिकारियों से कि क्या आपको मसूरी में जब आप आईएएस बन के जाते हैं, तो जब वहाँ आपको ट्रेनिंग देती है, तो क्या ट्रेनिंग यही मिलती है कि जो सत्ता में बैठा हो उसके लिए ये भी काम करना कि उसके चुनाव में मदद करने के लिए आपको वहाँ अलग-अलग लोगों को डराया धमकाना पड़ेगा? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अफसरशाही के हाल बहुत बुरे हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर में भी एक अधिकारी ने हमारे प्रत्याशी को एक ऐसा गलत फॉर्म दे दिया, यदि जिस फॉर्म को भर के हम जाते तो हमारा नामांकन रद्द होना तय था। ये अधिकारी जानबूझकर खेल खेलते हैं, इसका हमने विरोध ही किया जब ये बात पकड़ी गई तो, और हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत भी की है। समय आ गया है कि हमें अब सिर्फ भाजपा से लड़ना नहीं है, हमें उन फांसीवादी ताकतों से भी नहीं लड़ना है। वो तो हमारी लड़ाई के मुख्य अंश है ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आपको चुनाव लड़ना है और सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ना है और भाजपा सत्ता में बैठी हो, तो आपको अब अफसरशाही से भी लड़ना होगा। अम्बेडकर नगर के जो सांसद है लालजी वर्मा और कटहरी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने ये आरोप लगाया है कि जिला अधिकारी जो है, वो लगातार लोगों को बुला रहे हैं, धमका रहे हैं और भाजपा का साथ देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि इसके बाद भी हमें चिंता इस बात की नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कटहरी से 17,000 से ज़्यादा की लीड हमारे सांसद को मिली थी लालजी वर्मा को। लेकिन इसी तारतम्य में यदि हम देखें, तो पूर्व डीजीपी है एक, उन्होंने भी एक बीच में वक्तव्य दिया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भयानक राजकीय दबाव में है। और वो कितना राजकीय दबाव है, यदि ये हम और माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखें, तो हमें हाल ही में जो बहराइच में हुआ है, उससे पता पड़ता है। इन दंगों के बारे में हमने बहुत विस्तृत बातचीत की है, लेकिन जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन सामने आए, उसमें ये भी बताया जाता है कि जहां हर साल इस समय अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है,
इसके बावजूद, इस बार मांग के बावजूद भी नहीं दिया गया। 2 घंटे पुलिस को दूर रखा गया, क्योंकि दंगाई कहते हैं कि हमको बोला गया कि 2 घंटे है, पुलिस नहीं आएगी, तब तक तुमको जो करना सो करो। और एक विशेष धर्म के लोगों को ही टारगेट बनाया जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये दुरुपयोग नहीं? क्या किसी थाने के अधिकारी को ये कहना कि चुनाव जितवाने के लिए आपको ये भी काम करना पड़े, क्या ये भी इस हद तक चीजें गिर सकती है क्या? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है, खासकर इन 10 उपचुनाव की, क्योंकि ये 10 उपचुनाव पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करेंगे। इन 10 में से करीब-करीब 5 पे समाजवादी पार्टी के पहले ही प्रत्याशी थे, यानी उम्मीदवार थे, जीते हुए विधायक थे। वो सोच के चले कि यदि वो उनकी है और एक फूलपुर की सीट है जहाँ पे उन्होंने लीड लिया था, यदि वो भी सीट उनके पास आ गई तो 6 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी अभी भी अपना कब्जा ऐसा सोच रही है। भाजपा को अपनी 2 सीटें बचानी है, लेकिन अभी तीसरे पे भी वो लड़ रहे हैं। जो तीसरा पार्टनर था उनकी भी सीट उन्होंने हथिया ली, एक आरएलडी को दी है। तो 3 सीटें तो उनको अपनी बचानी ही हैं, साथ में समाजवादी पार्टी की 5 सीटों में से भी कुछ हथियाना पड़ेगा। और ये करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब कर रहे हैं। बहराइच के दंगे क्या इसी की पार्श्वभूमि थी? क्या इसी के चलते हिंदू-मुसलमान करने का प्रयास किया गया था? इसी के चलते ये बार-बार बताने का प्रयास किया गया था कि बटोगे तो कटोगे। यदि वहाँ किसी हिंदू की हत्या हुई है मिश्रा की, और वो हत्या इसलिए हुई कि उसने किसी मुसलमान के घर पे जाके जो झंडा था धार्मिक, वो हटा के अपना भगवा वहाँ लगाया। और उसके बाद वहाँ के विधायक स्वयं ने ही कहा कि ये बीजेपी ने दंगा करवाया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। ये सब किस लिए हो रहा है? क्या राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने से हम कहें कि राम राज्य स्थापित हो गया है? और यदि ये राम राज्य है, तो फिर क्या राम की परिभाषा फिर से नए रूप से योगी आदित्यनाथ परिभाषित कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हम मानते हैं। एक सांसद को एकदम आप मुख्यमंत्री बना के भेजते तो ठीक है, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम किसी भी इंसान को, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री बनता है, वो इतना तो समझ लेता है कि अब उसको राज्य कैसे चलाना है। फिर भी आरोप है कि गिने-चुने अधिकारी मिलके पूरा उत्तर प्रदेश का सरकार चला रही है। और ये मॉडल योगी जी ने अपना नहीं बनाया। जब योगी जी दिल्ली की तरफ देखते हैं, तो दिल्ली भी ऐसा ही राज करती है। पूरी पूरा भारतवर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गिने-चुने अधिकारियों के हाथ में है। और वही अधिकारी पीएमओ में रिपोर्ट करते हैं और प्रधानमंत्री जी उन्हीं अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं। जब उनको प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश पे भी ठीक से कब्जा हो, तो उन्होंने फिर एक आईएएस अधिकारी को वीआरएस लेके उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा, ताकि वो योगी के साथ मिलकर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाए और दिल्ली की बात योगी से मनवाए। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ निकले, संघ का बैकिंग था, उन्होंने उस अधिकारियों को भी ठिकाने लगा दिया। बाद में फिर वो योगी 2 में उनको मंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है, वही सवाल कहीं न कहीं हरियाणा में भी उठता दिखाई दे रहा है। वही सवाल मध्य प्रदेश में है, वही सवाल छत्तीसगढ़ में है, वही सवाल दबी जुबान में लोग गुजरात में भी बात करते हैं। ऐसी ही बात लोग उत्तराखंड में करते हैं, ऐसी ही बात लोग ओडिशा में करते हैं, ऐसी ही बातें लोग अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र में भी करने लगे हैं कि कुछ अधिकारी केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, सीधा रिपोर्टिंग केंद्र को है और पूर्ण रूप से सरकार वैसे ही चलाते हैं जैसा केंद्र चाहता है। लेकिन 2 राज्य हैं, जहाँ केंद्र का एक जगह इंटरफेयर करता नहीं और दूसरी जगह इंटरफेयर हो नहीं रहा। वही योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश और हेमंत बिश्व शर्मा का असम। लेकिन
हेमंत विश्व शर्मा दिल्ली को कभी नाराज नहीं करते। योगी जी दिल्ली से 2-2 हाथ करने के मूड में रहते हैं। लेकिन फिर ऐसे में यदि वो ठीक से सरकार चलाए तो बात अलग है। लेकिन जब जिसके पास संगठन भी ना हो और जिसके पास पार्टी भी नाम की हो, सत्ता और संगठन दोनों तो केंद्र में गुजरातियों के पास है। ऐसे में योगी जी के पास सिवाय अधिकारी के कुछ नहीं बचता और वही वो कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या ये संविधान के हिसाब से अनुकूल है या गलत है? जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे एक नई गलत परंपरा शुरू हुआ होती दिखाई देती है। यही अधिकारी जब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करने लगेंगे, तो फिर उनकी अभिलाषाएँ पनपती है सरकार में आने की। फिर धीरे-धीरे जैसे कि हम केंद्र में देखते हैं, कई रिटायर्ड अधिकारी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं और जो भाजपा के लोग पिछले 4-4 5-5 पीढ़ी से जनसंघ के पहले से संघ, जनसंघ और फिर भाजपा के लिए अपना खून-पसीना सब बहा रहे हैं, वो बेचारे सांसद ही बने रहते हैं और कुछ अधिकारी रिटायरमेंट के बाद मंत्री बन के 4-4 5-5 डिपार्टमेंट सँभाल रहे हैं। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि हमारी लड़ाई बहुत कड़ी है, पीडीए को पूरी ताकत के साथ लड़ना है। लड़ना मात्र बीजेपी के एजेंडे के साथ नहीं, संघ के उस संगठन के साथ नहीं, लड़ाई मात्र किसी विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन लड़ाई इन अधिकारियों के खिलाफ भी होगी। उन्होंने कहा कि यदि ये रुका नहीं, तो हम फिर अधिकारियों के पोस्टर लगा के सब दूर उनको जनता के बीच में नंगा करेंगे और बताएँगे कि ये वो लोग हैं कि जो कहते तो अपने आप को जिला अधिकारी है, लेकिन फिर भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।